हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है आपके चैनल पीसीएस समीक्षा पर, जहां पर हम कर रहे हैं हेल्थ एजुकेशन ऑफिसर के सिलेबस को कंप्लीट। इसमें हम लोग काफ़ी इस जर्नी में काफ़ी आगे निकल चुके हैं। लगभग मुझे लगता है हम लोग 50 to 60% हम लोगों ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, और जो भी महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण आपके जो टॉपिक थे वो हमारे लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें ही हम आज जो हमारा एक टॉपिक है मानव विज्ञान का, वो हमारा आखिरी टॉपिक है, और वो है हमारा रक्त समूह, यानी कि मानव के जो रक्त समूह होते हैं, आज इनके बारे में हम लोग बात करेंगे। बीमारियां लगभग हमने सारी पढ़ ली हैं, ठीक है। जो कुछ रह गई होंगी या जो भी है वो आप एमसीक्यू में उनको कवर कर लीजिएगा, या फिर एमसीक्यू में वो कहीं ना कहीं आपसे टकरा ही जाएंगे। इसके अलावा जो भी आपके मॉक टेस्ट होंगे आगे, या फिर जब हम आपके प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे, तो उनमें हम काफ़ी चीज़ें कवर कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें प्रॉब्लम ये है कि हर चीज़ पीडीएफ में देकर पढ़ाना सही भी नहीं है। मुझे लगता है कुछ चीज़ें क्वेश्चन के माध्यम से आ जाती हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा नहीं है कि कहीं से भी आपको सिलेबस भगाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं जितना ज़रूरी चीज़ है वो लेकर आता हूँ और आपको वो चीज़ें समझाने की कोशिश करता हूँ। और मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले कुछ बेसिक चीज़ों को ध्यान में रखिए, उसके बाद आप उसकी डीप एनालिसिस कीजिए खुद। और साथ साथ में जब हम एमसीक्यूज़ लगाएं और क्विज़ेस लगवाएंगे, या फिर जब हम प्रैक्टिस सेशन लेकर आएंगे, तब आपकी वो चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से तैयार हो जाएं, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, और अपनी तैयारी को बस रेगुलर मेंटेन रखिए। सबसे बड़ी बात है कॉन्टीन्यूटी, उसको बनाकर रखिए। कॉन्टीन्यूसली जब आप पढ़ते हैं किसी चीज़ को, तो वो उसमें आपकी सफलता कहीं ना कहीं छिपी होती है। तो इसलिए कोशिश यही करनी है आपको कि आप अपनी कॉन्टीन्यूटी को बनाकर रखें, ठीक है। भटकना नहीं है, ध्यान को अपने भटकाना नहीं है, बस पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, ठीक है। कुछ कमियां मेरे अंदर हो सकती हैं या फिर आपको लग सकता है, तो मैं मानता हूं उन बातों को, लेकिन फिर भी आप अपना प्रयास करते रहिए, ठीक है। हम जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम उसमें कोई भी किसी भी प्रकार से कोई कमी करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। हम हर तरीके से आपको तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हमारा टॉपिक है मानव रक्त समूह, यानी कि ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स, ठीक है। अब ये यहाँ पे कहानी स्टार्ट कहाँ से हुई है, पहले उसको समझना पड़ेगा हमें। आपको जानकर हैरानी होगी ये बात कि जब इनिशियली जब ब्लड के बारे में हमें नहीं पता था, ब्लड के बारे में पहली बार जब हमें पता चला, तो वो विलियम हार्वे की वजह से हमें पता चला। और विलियम हार्वे ने असल में हमें पहली बार बताया था कि ह्यूमंस के बॉडी में कहीं ना कहीं कुछ ब्लड कह सकते हैं, या फिर कुछ रेड चीज़ है जो कि फ्लो हो रही है, ठीक है। अब वो जो रेड फ्लूइड है उसको ही हम लोगों ने क्या बोला, ब्लड बोला। ये विलियम हार्वे का लगभग 17 सेंचुरी के आसपास एक कह सकते हैं कि थ्योरी आई, और उन्होंने ही हमें फिर सर्कुलेशन के बारे में बताया कि ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेशन होता है इन ब्लड का। बट ये ब्लड बोलकर, या कह लीजिए कि इसके बारे में थोड़ा बहुत डिस्क्राइब कर चुप हो गए, या कह लीजिए इसके बारे में वो ज़्यादा डिटेल में कुछ नहीं बता पाए। पर एक साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम है कार्ल लैंडस्नर, ठीक है। इनका नाम आप सबने सुन रखा होगा। तो कार्ल लैंडस्नर का असल में इनका जो कह सकते हैं प्रैक्टिकल अप्रोच था ना ब्लड को लेकर, वो काफ़ी आप कह सकते हैं सराहनीय था। और इनकी ही वजह से हमें पता चला कि ब्लड असल में ऐसा नहीं है कि ब्लड सबका देखने में लाल है तो किसी का भी पकड़कर किसी के भी अंदर डाल दिया, या फिर किसी का भी ब्लड लेकर किसी के भी अंदर चढ़ा दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। असल में कार्ल लैंडस्नर ने ये बातों को प्रैक्टिकली प्रूव किया, या कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली इन चीज़ों को ऑब्जर्व किया कि हम जब भी ब्लड आपको लगभग ये आप कह लीजिए जब ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास का पूरा एक कह सकते हैं कि जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था ना, तो इस टाइम पे हमने सबसे पहले कोशिश की कि हम लोगों को जिनका ब्लड बहुत ज़्यादा लॉस हो जा रहा था उनको दूसरे का ब्लड ट्रांसफ्यूज़ करते थे, यानी कि उसका कह सकते हैं ना कि ट्रांसफ़र करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये चीज़ नोटिस की कि जिसको भी हम ब्लड ट्रांसफ़र करते थे ना, उनमें से ज़्यादा तो लोग क्या हो रहे थे, मर जा रहे थे। कुछ लोग बच भी जाते थे, लेकिन कुछ ज़्यादातर लोग की डेथ हो जाती थी, ठीक है। बट ऐसा क्यों हो रहा था, ये बात किसी को समझ नहीं आ रही थी। बट कार्ल लैंडस्नर ने ये बात को थोड़ा सा गंभीरता से लिया, और उन्होंने इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच देखा और ऑब्जर्व किया चीज़ों को। और इन्होंने बताया कि सबका खून तो देखने में लाल ज़रूर है, रेड ज़रूर है, बट कहीं ना कहीं इनमें बहुत ही स्ट्रक्चरल लेवल पर जाकर कुछ चेंजेस पाए जाते हैं, ठीक है। अब वो चेंजेस क्या हैं, कैसे हैं, यही हमें असल में ये रक्त समूह के बारे में बताते हैं चीज़ें, ठीक है। अब आप एक को बात समझिए,
जब कार्ल एंड डिशनर ने ब्लड को देखा और उन्होंने उनको लैब में टेस्ट किया, तो उन्होंने देखा कि असल में ये जो ब्लड होते हैं, ये ब्लड बेसिकली बने किससे होते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा ब्लड के बारे में बेसिक सी चीज़ें बता देता हूँ, तब इसको आपको और समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्लड के बारे में बेसिक सी चीज़ें देख लेते हैं, और उसके बाद फिर हम आपको इस टॉपिक पर लेकर आते हैं और आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी कि असल में कहने का सेंस क्या है, मतलब क्या चल रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपको याद रखना है, ये जो ब्लड होता है ना, इसको हम लोग रक्त बोलते हैं, रुधिर बोलते हैं, ठीक है। और खून जो है आपके लोकल लैंग्वेज हम लोग खून तो बोलते ही हैं। अब ये जो ब्लड है, इसमें आपको याद रखना है कि ये असल में दो कंपोनेंट से बने होते हैं। दो कंपोनेंट से आपको ये ब्लड बनते हुए दिखाई देंगे। एक इसका लिक्विड वाला पार्ट होता है, मैं बहुत ज़्यादा डीप में नहीं ले जाऊंगा, बस ऊपर ऊपर से चीज़ें बताऊंगा, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इसका तरल भाग, ठीक है, लिक्विड पार्ट हो जाएगा। और एक इसका सॉलिड पार्ट होता है, सॉलिड पार्ट होता है, कठोर भाग होता है। इसको हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है, इसको हम लोग फॉर्म्ड एलिमेंट भी बोलते हैं। अलग अलग बुक में अलग देखिएगा, एनसीईआरटी में कहीं कहीं फॉर्म्ड एलिमेंट भी आपको देखने को मिलता है, ठीक है, कोई बात। ये जो लिक्विड पार्ट है ना, ये असल में बना होता है, इस लिक्विड पार्ट में जो पाया जाता है वो केवल और केवल प्लाज्मा का एक पूरा का पूरा हिस्सा यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। प्लाज्मा आपने नाम सुना होगा, ये प्लाज्मा हमारे रक्त में पाया जाता है, और ये जो लिक्विड वाला पार्ट है ये असल में प्लाज्मा से ही बना होता है, ठीक है। अब ये लिक्विड इसलिए है क्योंकि इस प्लाज्मा में लगभग 92% तो केवल और केवल वाटर पाया जाता है। अब इतना ज़्यादा वाटर है इसलिए कैसा है, तरल है देखने में, ठीक है। इसका पार्ट जो है, ये लिक्विड वाला पार्ट बेसिकली प्लाज्मा से बना हुआ है, और इसमें क्योंकि 90 से 92% वाटर है इसलिए ये लिक्विड है, ठीक है। इसके अलावा आपको अगर सर इसमें 8 से 10% चीज़ें क्या पाई जाती हैं, तो इसके अलावा यहाँ पे आपको प्रोटीन्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगभग 6 से 8% यहाँ पे प्रोटीन देखने को मिलते हैं। तो कौन कौन सी प्रोटीन होती है, इस पर अगर जाएंगे तो बहुत डिटेल में चीज़ें चल जाएंगे, जैसे एल्ब्यूमिन होती है, ग्लोबुलिन होती है, फाइब्रिनोजन होते हैं, ऐसे प्रोटीन यहाँ पे देखने को मिलते हैं। बट अभी उसकी ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, हमें फोकस रहना है अपने ब्लड ग्रुप पे, ठीक है। तो मैं आपको उसका एक बेस बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको असल में ये बात समझ में आए कि ब्लड क्या है, फिर देन आपको समझ में आ जाएगा ब्लड ग्रुप क्या है, ठीक है ना। इसके अलावा जब हम बात करते हैं सॉलिड पार्ट की, तो असल में ये सॉलिड पार्ट बने होते हैं किस चीज़ से, तो ये सॉलिड पार्ट बने होते हैं 3 चीज़ों से। ये आपका सॉलिड पार्ट 3 चीज़ों से बना हुआ है, या आप कह लीजिए कि सेल से बना हुआ है, ठीक है। इनमें आते हैं आरबीसी, इनमें आता है डब्ल्यूबीसी, और इनमें आता है प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स, ठीक है। ये जो आरबीसी है इसी को हम बोलते हैं रेड ब्लड सेल्स, और ये डब्ल्यूबीसी हमारा वाइट ब्लड सेल्स। हिंदी वाले घबराए नहीं, अभी हिंदी में भी लिख दूंगा, ठीक है। प्लेटलेट्स, घबरा बड़ी जल्दी जाते हैं बच्चे, ठीक है, तो घबराना नहीं है, मैं आपको यहाँ पे हिंदी में लिख देता हूँ। ये क्या है, लाल रुधिर कणिका। इसकी भी एक कहानी है, इसको कुछ लोग कणिका बोलते हैं, कुछ लोग कोशिका बोलते हैं, ठीक है। तो इसका भी अपना एक छोटी सी कहानी है, बट उसको नहीं बताऊंगा। श्वेत, क्योंकि उसका कुछ लेना देना नहीं है ब्लड समूह से। श्वेत रुधिर कणिका, और लास्ट में आता है हमारे पास प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स को हम लोग बेसिकली प्लेटलेट ही बोलते हैं। तो यहाँ पे कुछ भी हिंदी और इंग्लिश वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए, अब आपको एक बात बतानी है कि ये क्योंकि इनमें कोशिकाएं पाई जा रही हैं इसीलिए सॉलिड वाले पार्ट में आते हैं, इनको हम फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं। ब्लड हमारा इतनी चीज़ों से बना हुआ, हमारे ब्लड में इतनी चीज़ें हैं, ठीक है। लिक्विड में प्लाज्मा मिल जाएगा, और सॉलिड वाले पार्ट में हमें ये 3 सेल्स देखने को मिल जाएंगे। ये जो तीनों सेल्स हैं ना, इन तीनों सेल्स का जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उस पर आपको फोकस करना है। वो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो अभी आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है, और वो है आपका बेसिकली ये वाला पार्ट, ये आरबीसी वाला पार्ट, जो बेसिकली ये वाला पार्ट आरबीसी वाला। क्योंकि आपको पता है कि हमारा ब्लड रेड है, तो रेड है मतलब वो किसकी वजह से रेड है, तो वो इन्हीं आरबीसी की वजह से रेड है। आपको सर आरबीसी क्यों रेड है, तो आरबीसी रेड है क्योंकि आरबीसी में होते हैं हीमोग्लोबिन्स, ठीक है। तो क्योंकि इनमें हीमोग्लोबिन है इसलिए ये रेड है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और लिख देता हूँ, ये बस आपको जैसे रिकॉल करने के लिए चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे मैं
ये लिख देता हूँ यहाँ पे रेड क्यों है, ये रेड है ड्यू टू हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये जो हीमोग्लोबिन प्रोटीन है ये एक तरह का प्रोटीन होता है, इसकी वजह से इसका रंग लाल होता है, और हीमोग्लोबिन लाल होता है इसकी वजह से आरबीसी भी हमारी लाल होती है। ठीक है, इसलिए हमारा पूरा का पूरा रक्त लाल होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो संख्या पाई जाती है हमारे ब्लड में वो इन्हीं आरबीसी की पाई जाती है। लगभग एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे तो लगभग 50 से 55 लाख प्रति मिलीमीटर क्यूब जो हमारा रक्त होता है ना, उसमें ये इनकी संख्या पाई जाती है। सबसे ज़्यादा संख्या में यही पाई जाती है, इसीलिए पूरा रक्त हमारा पर्टिकुलरली रेड कलर का दिख रहा होता है। ठीक है, इतनी बात मुझे लगता है आपको समझ में आ गई। अब क्योंकि हमारा रक्त लाल है वो आरबीसी की वजह से है, इसलिए अब आपको ये बात समझनी है कि ये जो आरबीसी होती है, ये यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आते हैं, मैं आपको एक बात बता देता हूँ। ये आरबीसी जो है ना, इसको मैं, इसका जो शेप होता है वो कुछ ऐसा देखने को मिलता है आपको। ठीक है, ये कुछ, इसको हम लोग बोलते हैं बाई कॉनकेव। इसका जो शेप है वो बाई कॉनकेव है। द्वि अवतल आप बोल लीजिए, द्वि अवतल, या कहीं कहीं पे आपको ये उभय अवतल लिखा हुआ मिलेगा। अब आपने जो भी देखा हो या सुना हो, ये दोनों ही बातें सही हैं या तीनों ही बातें सही। ठीक है, ये बाई के कॉनकेव शेप का होगा, इसका आकार कुछ ऐसा दिखने का, जैसे इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे ये पूरा का पूरा गोला था और हमने इसको बीच से दबा दिया है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं बाई कॉनकेव। अब जितनी भी आरबीसी होती है ना, इनके ऊपर कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, यहीं पे सारा का सारा खेल है, आप समझिए। ठीक है, ये जो कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं उनका ही पूरा का पूरा आप कह सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे चीज़ें डिफ्रेंशिएट करने को मिलती हैं। ठीक है, अब वो प्रोटीन्स क्या क्या हैं वो आपको पहले फ़िलहाल तो देखना है। ठीक है, यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि प्रोटीन्स क्या क्या हैं। जब हमारा जन्म होता है, ठीक है, जब आरबीसी बनना स्टार्ट हो जाती हैं तो ये बनती हैं हमारे बोन मैरो में। हड्डियों के बीच में जो जगह होती है उसको हम बोन मैरो बोलते हैं, और उन्हीं बोन मैरो में इन सारे ही कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसी क्रम में आरबीसी का भी निर्माण होता है। लेकिन जब इनका निर्माण होता है ना, तो ये आरबीसी की जो सतह है ऊपर, यहाँ पे बहुत सी प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ठीक है, यहाँ पर बहुत सी प्रोटीन्स पाई जाती हैं। अब उन प्रोटीन्स के नाम आप देखिए, कुछ प्रोटीन्स के नाम आपने शायद पहली बार कई बार सुना होगा, लेकिन कई का आप पहली बार सुन रहे होंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे एक प्रोटीन है उसका नाम है लुईस, लुईस प्रोटीन। एक का नाम है केल। ठीक है, इसके अलावा आपका एक का नाम है डफी। एक का नाम है डफी, एक का नाम है किल, एक का नाम है MNSS। ठीक है, इसके अलावा एक का नाम है II। ऐसे कुछ प्रोटीन्स आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, मोस्टली आपने इनमें से कुछ लोगों ने ये नाम सुने होंगे या कुछ लोगों ने नहीं भी सुने होंगे, बट कोई बात नहीं। ये क्या है अभी आपको ये बातें समझ में आ जाएगी। ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हमारे बॉडी में बोन मैरो में आरबीसी बनना स्टार्ट हुई तो उन आरबीसी के सरफेस पे, उनकी सतह पर ये कुछ प्रोटीन्स पाई जाती हैं, ये प्रोटीन्स पाई जाती हैं। ठीक है, अब मैं आपको वो प्रोटीन के नाम बताता हूँ जो आपने सुने हुए हैं। ठीक है, इनमें एक प्रोटीन है जिसका नाम है ए। ठीक है, एक का नाम है RH। अब आपने ये बोला ए प्रोटीन है, RH है, इसके अलावा आपने सुना होगा प्रोटीन B, इसके अलावा आपने सुना होगा प्रोटीन AB। ये देखिए, अब आपको बात समझ में आ गई क्या है। ये जो प्रोटीन्स हैं इनको हम बोलते हैं एंटीजन। ठीक है, ये जो प्रोटीन्स हैं इनको हम बेसिकली बोलते हैं एंटीजन। ये एंटीजन होते हैं, एंटीजन। ठीक है, ये मैंने एक आरबीसी पे ही बना दिया है, पर कोई ज़रूरी नहीं कि सभी आरबीसी पे ये सब पाए जाएं। जैसे ए वाला एंटीजन केवल जिनका ब्लड ग्रुप ए होगा वहीं पे पाया जाएगा। बी वाला केवल वहीं पाया जाएगा जिनका ब्लड ग्रुप बी होगा। ए बी वाला केवल वहीं पाया जाएगा जिनका ब्लड ग्रुप ए बी होगा। ठीक है, और जिन पे कोई भी ए भी ना हो, बी भी ना हो, ए बी भी ना हो, उनको हम लोग ब्लड ग्रुप ओ बोल देते हैं बेसिकली।
ठीक है, अब आपको समझ में आया ये है क्या, ये सारे की सारे क्या हैं, प्रोटीन्स हैं। और इन प्रोटीन्स को हम लोग क्या नाम देते हैं, हम एंटीजन बोलते हैं। ठीक है, कलर दिख रहा है, हाँ ठीक है, एंटीजन दे बोलते हैं। अब एंटीजन का क्या मतलब पहले वो समझिए। एंटीजन का मतलब होता है जो हमारे अंदर नहीं है, जो बाहर का है। एंटी मतलब विपरीत, प्रतिकूल होता है ना, एंटी मतलब क्या होता है, विपरीत होता है। जेन का मतलब वो जनरेशन से जो हमारे विपरीत का है, हमारे विपरीत जनरेशन का है, या हमारे हमसे बाहर का है, उसको हम एंटीजन बोलते हैं। तो ये एंटीजन का एक लाइन में मैं बता देता हूँ, ये होता है बेसिकली फॉरेन बॉडी। ठीक है, बाहरी कारक, ये जो बाहरी कारक है ना, इसी को हम एंटीजन बोलते हैं। अब आप कहोगे सर ये बाहरी है, लेकिन आप कह रहे हो कि हमारे आरबीसी में है। तो ये एंटीजन असल में बाहरी ही होते हैं। जैसे कोई बैक्टीरिया हमारे बॉडी में आ गया, दैट बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया क्या है, एंटीजन है हमारे लिए। कोई वायरस हमारे बॉडी में आ गया, वो वायरस हमारे लिए क्या है, एंटीजन। क्यों? क्योंकि हमारे लिए फॉरेन बॉडी है, हमारे लिए बाहरी कारक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंटीजन बोलेंगे। ठीक है, ये बात समझिए पहले। अब मैं उस बात पे आता हूँ, मैं ये बोल रहा हूँ कि ये तो हमारे आरबीसी पे ही पाए जा रहे हैं। ठीक है, ये एंटीजन जन्म से ही हमारे आरबीसी में उसकी सतह पर देखने को मिलते हैं, लेकिन ये है एंटीजन। ठीक है, और इनको इसीलिए क्योंकि ये जन्म से हमारे अंदर पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम लोग फिर सेल्फ एंटीजन बोल देते हैं। तो ये एक एंटीजन की बात थी, लेकिन ये सारे के सारे जो हैं इनको हम लोग क्या बोलेंगे, ये सारे के सारे हमारे हैं सेल्फ एंटीजन। सेल्फ क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि ये हमारे ही अंदर पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सेल्फ एंटीजन। स्वतः जो इनको हम लोग बोलते हैं प्रतिजन, हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रतिजन। ठीक है, प्रतिजन। और ये क्या होंगे, स्व प्रतिजन। क्योंकि ये जन्म से हमारे बॉडी में पाए जाते हैं, इसीलिए इनको हम लोग क्या बोलते हैं, इनको हम एंटीजन बोलते हैं, सेल्फ एंटीजन बोलते हैं। और ऐसे एंटीजन किसे बोलेंगे, एंटीजन जो बाहर के, उनको एंटीजन में, जैसे बैक्टीरिया आ गया एंटीजन, वायरस आ गया एंटीजन। ठीक है, कोई भी प्रोटोजोआ आ गया एंटीजन, हमारे लिए एंटीजन। जो भी बाहर से हमारे बॉडी में आएगा सब एंटीजन है। लेकिन जब जन्म से ही हमारे बॉडी में कोई प्रोटीन एंटीजन के जैसे काम कर रही है, एंटीजन है, तो हम इसको उसको बोल देते हैं सेल्फ एंटीजन। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई। अब इतने तरीके के सेल्फ एंटीजन आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। आपके सिलेबस में जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे ABO दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि हमें ABO, AB, ABO, ठीक है, और एक वहाँ पे MN का जो फैक्टर है इसके बारे में बात की है, और RH फैक्टर के बारे में बात की। बाकी किसी भी एंटीजन के बारे में वहाँ पे कोई जिक्र नहीं है, तो हम यहाँ पे कोई भी इनके बारे में कोई जिक्र करेंगे भी नहीं। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप कहोगे कि सर कर दीजिए, तो मैं इसलिए भी नहीं करूँगा क्योंकि असल में इन एंटीजन का कोई बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो कि काम है भी नहीं। इनका हमारे ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में कोई रोल होता भी नहीं है। इवन MN का भी हमारे ब्लड के ट्रांसफ्यूज़न में कोई रोल है ही नहीं। ठीक है, इसलिए MN का प्रतिजन, लुईस, केल, डफी, किड, II, ये सारे एंटीजन हमारे बॉडी में है, मतलब हमारे आरबीसी के सरफेस पे हैं या नहीं है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क किससे पड़ता है, A से पड़ता है, B से पड़ता है, AB से पड़ता है, ठीक है, और RH से पड़ता है। ये 4 एंटीजन से हमें फ़र्क पड़ता है किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के लिए, इसीलिए हमारे लिए ये 4 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसलिए मैंने ये सारे आपको नाम बता दिए हैं, एटलीस्ट आपको नाम पता हो, क्योंकि ये जनरली आपको ये नाम भी सुनने को नहीं मिलेंगे। आपने आज तक केवल यही ABO या फिर आपने RH फैक्टर के बारे में सुना होगा, RH कारक के बारे में सुना होगा। ठीक है, और ये MN आपके क्योंकि सिलेबस में लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे मुझे बताना आवश्यक है, तो मैं उसको बताऊँगा। ठीक है, लेकिन मैं आपको फिर से एक बात बोल रहा हूँ कि AB और O और RH फैक्टर, इसके अलावा ब्लड जब आप ट्रांसफ्यूज़ करते हैं किसी को, आप जब ब्लड किसी को देते हैं या ब्लड किसी से लेते हैं, उस टाइम पे बाकी किसी भी एंटीजन का हमारे अंदर कोई रोल नहीं है। ठीक है, ये हम कभी देखते नहीं है कि लुईस फैक्टर किसी के में है या नहीं है, ये केल फैक्टर किसी में है या नहीं है, हमें ये सब चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। जिन्हें हमें देखने की ज़रूरत है हम उसके बारे में पढ़ते हैं, और वो आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, और हम आज वही चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये इतनी बात समझ में आ गई आपको कि असल में ये प्रतिजन क्या होते हैं, और एंटीजन एंड ये सेल्फ प्रतिजन, या कह लीजिए कि ये आपके जो सेल्फ एंटीजन है ये क्या होते हैं। इतनी बात अगर समझ में आ गई तो अब आगे एक वर्ड और समझना है हमें ज़रूरी, वो है एंटीबॉडी। ठीक है,
जैसे हमारे बॉडी में सेल्फ एंटीजन है ना, या हमारे आरबीसी पे सेल्फ एंटीजन है, तो एक बात, ये एंटीजन के अगेंस्ट में हमारी बॉडी हमेशा एंटीबॉडी बनाती है, हम जिसको प्रतिरक्षा बोलते हैं। मैंने क्या बोला, ये प्रतिजन है, ये प्रतिजन क्या कर सकते हैं, ये हमारे बॉडी को हार्म पहुंचा सकते हैं, ठीक है, नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए इनके अगेंस्ट में, ठीक है, इनके विपरीत में हमारा इम्यून सिस्टम, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र हमेशा एंटीबॉडी बनाकर रखता है, और ये भी जन्म से बनाकर रखता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जन्म से जब ये बने हुए हैं तो जाहिर सी बात है कि इनसे बचने के लिए हमारे बॉडी में जन्म से ही प्रतिरक्षी भी बन जाते हैं, जिनको हम एंटीबॉडी बोलते हैं, ठीक है। तो एक वर्ड आपको यहाँ पे और समझना पड़ेगा, या एक वर्ड आपको यहाँ पे और मैं लिख रहा हूँ, इस वर्ड को बस आपको ध्यान रखना है, और उसे हम बोलते हैं प्रतिरक्षी। ये है प्रतिरक्षी, जिसे हम बोलते हैं एंटीबॉडी। एंटीबॉडी, फिर से ध्यान से एक बात को सुने, मैं ये कह रहा हूँ एंटीजन का मतलब होता है जो हमारे शरीर से बाहर का है, फॉरेन बॉडी है, उसको हम एंटीजन बोलते हैं। यानी हमारे शरीर के बाहर से कुछ भी आएगा तो वो एंटीजन होगा, ठीक है। अब सोचिए, अगर कोई हमारे बॉडी में बाहर से आएगा तो उस एंटीजन के लिए हमारा शरीर क्या करेगा, एंटीबॉडी बनाएगा, यही तो करेगा। एंटीबॉडी का मतलब हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, इम्यून सिस्टम है, वो उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाएगा, या कह लीजिए कि एक आर्मी तैयार करेगा, जिससे ताकि हम उस प्रतिजन से, एंटीजन से लड़ सकें, ठीक है। ये एंटीजन और एंटीबॉडी की बात हुई। लेकिन अगर जन्म से ही हमारे बॉडी के अंदर, हमारे आरबीसी के ऊपर कुछ सेल्फ एंटीजन है, तो जाहिर सी बात है कि इनसे भी बचने के लिए हमारे शरीर में जन्म से ही एंटीबॉडी बन जाती हैं, और ये हमारी एंटीबॉडी कहलाती हैं, ठीक है। अब किसके लिए कौन सी एंटीबॉडी बन रही है, क्या है वो चीज़ें हम आएंगे बाद में, अभी आएंगे इन चीज़ों पे भी बात करेंगे, बट पहले एक बेसिक सी चीज़ें समझ में आई कि नहीं, वो आप अपना देख लीजिए, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। आखिर ये ब्लड ग्रुप का क्या मतलब है। जब हमने एक दूसरे को ब्लड चढ़ाना स्टार्ट किया, ठीक है, पहले तो हमें ये भी नहीं पता था कि हम एक दूसरे को ब्लड भी ट्रांसफ्यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जब हमने ब्लड को ट्रांसफ़र करना स्टार्ट किया, ठीक है, एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे, या कह लीजिए कि एक आवश्यकता के अनुसार, जब लोग मर रहे थे वर्ल्ड वॉर के टाइम पे, तो हमें कुछ अगर नहीं सूझता था तो हम देखते थे कि लोग, उसका ब्लड ख़त्म होता जा रहा है उसके शरीर से, तो हम क्या करते थे, हम किसी एक ऐसे व्यक्ति का भी ब्लड लेकर चढ़ाते थे उसे एक एक्सपेरिमेंट के तौर पे, या हम उसे चाहते थे कि ये किसी तरह का बच जाएगा तो ठीक है, नहीं तो मर तो रहा ही है वो, ठीक है। उस एक्सपेरिमेंट के टाइम पे हमने देखा कि हम कुछ लोगों को अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं, किस ब्लड चढ़ा रहे हैं, तो कुछ लोग तो बच जा रहे हैं, लेकिन कुछ लोग डेड कर जा रहे हैं, ठीक है। इसी को थोड़ा सा डीप एनालिसिस किया कार्ल लैंडस्टर ने, और उन्होंने ये बात बोली कि असल में जो ह्यूमंस होते हैं उनके ब्लड का जो ग्रुप होता है वो असल में 4 तरीके का होता है, ठीक है। एक जो होता है वो ब्लड ग्रुप ए होता है, एक बी होता है, एक ए बी होता है, और एक ओ होता है, ठीक है। अब ये कहाँ से आ रहा है इसको भी हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो जब कार्ल लैंडस्टर आते हैं तो उन्होंने बोला कि मानव यानी ह्यूमन का जो ब्लड ग्रुप है वो 4 तरीके से देखा जाता है, ठीक है। ह्यूमन ब्लड ग्रुप, उन्होंने बोला कि एक कुछ इंसान होंगे जिनका ब्लड ग्रुप ठीक है, कोई बात नहीं, पूरा का पूरा क्लीन हो गया। ह्यूमन ब्लड ग्रुप नौ, उन्होंने बोला कि इनका जो ब्लड ग्रुप होगा वो 4 तरीके का होगा, ठीक है। कौन कौन सा होगा वो देख लेते हैं। एक तो होगा ब्लड ग्रुप ए, ये कलर नहीं, ये कलर थोड़ा सा कम विजिबल हो रहा है, ये करते हैं। उनका होगा ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी, और ब्लड ग्रुप ओ, ये सब आपको पता है, ठीक है। अब ये क्या आधार है, किस आधार पर हम इसको ए बी या बी करें, तो मैंने आपको पहले ही बताया, हम जैसे ही पैदा होंगे हमारे आरबीसी पर, उसकी सरफेस पर कुछ एंटीजन पाए जाते हैं, ठीक है। अब अगर उस पे एंटीजन को हम ऐसे लिख रहे हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है, लेकिन उसको शॉर्ट फॉर्म में हम एजी लिख सकते हैं। अगर एंटीजन ए हुआ
तो ब्लड ग्रुप ए होगा। अगर एंटीजन बी हुआ तो ब्लड ग्रुप बी होगा। अगर एंटीजन ए और बी दोनों हुआ तो ब्लड ग्रुप ए बी हुआ। और अगर कोई एंटीजन नहीं है वहाँ पे, अगर कोई एंटीजन नहीं है तो उसको हम लोग बोलते हैं कि वो ओ ग्रुप है, या आप कह लीजिए वो ज़ीरो ग्रुप है। जिसको आप ओ बोल रहे हैं वो असल में ज़ीरो ग्रुप है, क्योंकि वहाँ पे कोई एंटीबॉडी कोई एंटीजन नहीं है। ठीक है, तो हमने कैसे डिसाइड किया ब्लड ग्रुप? हमने असल में जो सेल्फ एंटीजन हमारे अंदर पाए जाते हैं उनमें हमने डोमिनेंट जो एंटीजन देखे वो हमारे ए थे, बी थे, ए बी थे और ए थे। ये इनका नाम उन्होंने अपने हिसाब से रखा। ठीक है, जिनमें एंटीजन ए पाया जाता था उसका उस ब्लड ग्रुप का नाम ही ए रख दिया, जिसमें बी पाया जाता है उस ब्लड ग्रुप का नाम भी बी रख दिया, और जिसमें ए बी दोनों पाए जाते थे उसका नाम ही ए बी रख दिया, और जिनमें ये एंटीजन नहीं पाए जाते थे उनका उन्होंने ब्लड ग्रुप ओ रख दिया। ठीक है, अब ये तो हुई कि एंटीजन की बात। अब क्योंकि एंटीजन है तो जाहिर बात इनका एंटीबॉडी भी बनेगा, क्योंकि जहाँ एंटीजन होगा उसका एंटीबॉडी भी बनेगा। ठीक है, अब एंटीबॉडी कैसे बनेगा यहाँ पे वो ध्यान देना आपको। एंटीबॉडी इसको हम लोग ए बी से भी डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, एंटीबॉडी का मतलब होता है उसके विपरीत। ठीक है, यानी कि जो उसके अंदर है उसके विपरीत वो क्या करेगा, अपने कोशिकाओं को लड़ने के लिए सक्षम बनाएगा। जैसे जो ब्लड ग्रुप ए वाला है ना, वो एंटीबॉडी किसके लिए बनाएगा? उसके लिए जो उसके लिए फॉरेन है, मैंने क्या बोला, प्रतिरक्षी एंटीबॉडी किसके लिए बनता है? जो बाहरी होता है। इस ब्लड ग्रुप वाला इंसान के लिए जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसके लिए बाहरी कौन सा एंटीजन है, ए या बी? तो आप कहोगे सर उसके अंदर एंटीजन ए तो पहले से है तो ये तो उसका बाहरी नहीं हुआ, बाहरी उसके लिए क्या हुआ, बी। तो ये एंटीबॉडी किसके लिए बनाएगा? तो ये एंटीबॉडी बनाएगा बी के लिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, एंटीबॉडी बी बनाएगा। ठीक है, फिर बी किसके लिए बनाएगा? तो कहोगे सर बी के अंदर तो पहले से बी है, तो अगर उसके पास पहले से बी हो तो उसके लिए एंटीबॉडी क्यों बनाएगा? वो तो जो बाहर से आएगा उसके लिए बनाएगा। तो बाहर से कौन आएगा, ए, तो इसके लिए जो एंटीबॉडी बनेगा वो ए बनेगा। ठीक है, फिर ए बी के लिए, तो आप कहोगे सर ए बी के लिए, ए बी में तो असल में उस ए बी है, बी भी है, तो ये तो ए को भी पहचानता है, ये बी को भी पहचानता है। ठीक है, अगर ये ए को भी पहचानता है तो इसके लिए भी एंटीबॉडी नहीं बना सकता, अगर ये बी को भी पहचानता है तो बी के लिए भी एंटीबॉडी नहीं बना सकता। इसका मतलब ये हुआ कि ये कोई भी एंटीबॉडी यहाँ पर नहीं बना पाएगा। कौन? ए बी। जो ब्लड ग्रुप के इंसान होंगे, व्यक्ति होंगे, उनके अंदर किसी भी प्रकार का कोई एंटीबॉडी उनके रक्त में नहीं बनेगा। इसको देखो, ये जो ओ ग्रुप वाला है ना, इस पे ना तो कोई एंटीजन ए है ना तो बी है, यानी ये दोनों के लिए ही क्या बनाएगा, एंटीबॉडी बनाएगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए ए भी विदेशी हो गया और बी भी विदेशी हो गया। इस ग्रुप के जो व्यक्ति है उसके लिए ये एंटीजन भी विदेशी हो गया, बाहर का हो गया, ये एंटीजन भी बाहर का हो गया। इन दोनों को नहीं पहचानता है, अगर इन दोनों को नहीं पहचानता है तो यहाँ पे एंटीबॉडी क्या बना देगा, ए भी बना देगा और बी भी बना देगा। बस इतनी सी बात है हमें समझनी थी। ठीक है, तो ये हैं असल में हमारे ह्यूमन ब्लड ग्रुप्स। ठीक है, और इस ह्यूमन ब्लड ग्रुप में आपने देख लिया कि जो ब्लड ग्रुप का नाम है वही एंटीजन पाया जाएगा, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, और उसके विपरीत में जो एंटीबॉडी बन रहा होगा वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ए के लिए एंटीबॉडी बी बनेगा, बी के लिए ए बनेगा, और ए बी के लिए क्योंकि ये दोनों उनसे अंदर हैं तो वहाँ पे कोई एंटीबॉडी नहीं बना सकता। ठीक है, और ओ के लिए यहाँ पे दोनों एंटीबॉडी बनता हुआ आपको दिखाई देगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। अब आते हैं, अब अपनी स्लाइड्स की तरफ चलते हैं। ये मैंने आपको केवल बेसिक सी बातें इसलिए बताई ताकि आपको एक ब्लड ग्रुप की सेंस हो सके, आप समझ सको कि एक्चुअली में ब्लड ग्रुप क्या है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमारे स्लाइड्स में क्या है, और बीच बीच में जो हमें यहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ पे वो चीज़ें भी अलग से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले हमें चलना है यहाँ पे सॉरी, इंसानों के ब्लड ग्रुप बस आपके रेड ब्लड सेल्स पर लगे टैग होते हैं। देखिए मैंने क्या बोला, जो हमारे रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, वो कुछ ऐसे हैं देखने में, तो इनके ब्लड ग्रुप क्या होते हैं, इन पे लगे हुए टैग। जैसे मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि इस पे, इसके सरफेस पे ए एंटीजन है, तो ये टैग क्या हो गया कि ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, तो ये इसका टैग क्या है, ब्लड ग्रुप। ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है। ठीक है, अगर मैंने यहीं पे एक और बनाया और मैंने ये बोला कि ये जो है, ये जो सेल है
आरबीसी की इसके ऊपर, इसके सरफेस पर ए और बी दोनों एंटीजन पाया जा रहा है, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि इसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, ए बी है। तो यही तो बोल रहा है, इंसानों के ब्लड ग्रुप बस आपके रेड ब्लड सेल्स पर लगे टैग होते हैं जो आपके इम्यून सिस्टम को बताते हैं कि आपके शरीर में क्या होना चाहिए। ठीक है, ये आपके इम्यून सिस्टम को बता रहे हैं कि आपके शरीर में कौन सा प्रतिजन होना चाहिए। ठीक है, इसके 4 मुख्य टाइप क्या है, ए है, बी है, ए है, बी है, ए बी है और ओ है। तो ये तो ग्रुप की बात हो गई कि कौन कौन से ग्रुप पाए जाते हैं, हमने ऑलरेडी देख लिया, जिन्हें आगे RH प्रोटीन के आधार पर अलग किया जाता है, जिससे 8 सबसे आम ब्लड टाइप बनते हैं। ठीक है, अब इस लाइन को समझने के लिए हमें आगे एक स्लाइड और लेना पड़ेगा। देखिए, क्योंकि अब यहाँ पे हमारे लिए बात क्या आ गई, ये इतनी बातें हमें समझ में आ गई कि ये 4 तरह के ब्लड ग्रुप आ गए। अब आप वो आगे ये कह रहा है कि RH फैक्टर को अगर ले लेंगे तो हमारे पास 8 तरीके के ब्लड ग्रुप बन जाते हैं। ठीक है, अब ये RH फैक्टर क्या है उसकी बात करते हैं। असल में मैंने ये बोला आपको कि ये जो हमारे आरबीसी होती है, ये हमारी जो आरबीसी है, ये हमारी जो आरबीसी की कोशिका है, सेल है, इसके सरफेस पे मैंने आपको बोला कि कुछ एंटीजन्स पाए जाते हैं, कुछ एंटीजन पाए जाते हैं। जैसे मैंने बोला कि इस पे ये जो है ये ए एंटीजन है, ये ए एंटीजन है। ठीक है, तो आपने क्या बोला, आपने बोला कि सर अगर इस पे ए एंटीजन है तो इसका जो ब्लड ग्रुप है, इसका जो ब्लड ग्रुप है वो ए है, इस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है। लेकिन एक चीज़ और है, एक चीज़ और है जिसे हमें देखना होता है, क्योंकि यही 2 चीज़ें हैं जो ब्लड में सबसे इंपॉर्टेंट है। एक एंटीजन और पाया जाता है हमारे आरबीसी पे। ठीक है, हमारे आरबीसी पे एक एंटीजन और पाया जाता है और उस एंटीजन का नाम है, उस एंटीजन का नाम है RH एंटीजन। इसको हम बोलते हैं RH एंटीजन। ठीक है, ये इसका RH असल में ये एंटीजन पहली बार रीशस मंकी में, ये एक बंदर की प्रजाति है या जाति है रीशस मंकी, इसमें ये पहली बार एंटीजन देखा गया था, इसीलिए इसका RH उठाकर हम लोगों ने यहाँ पर रख दिया। ठीक है, तो ये पहली बार ये रीशस मंकी में देखा गया, इसलिए इसका RH उठाकर हमने उसका नाम ही RH रख दिया। अब एक बात सोचिए, अगर किसी व्यक्ति के आरबीसी के सरफेस पे, किसी व्यक्ति के आरबीसी के सरफेस पर अगर RH फैक्टर, अगर ये RH एंटीजन देखने को मिल गया, अगर ये RH एंटीजन देखने को मिल गया तो असल में उसका ब्लड पॉजिटिव माना जाता है। तो अगर इसका ब्लड ए था तो अब ये पॉजिटिव हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है। ठीक है, और एक बात समझिए चीज़ों को, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कोई आरबीसी है, ये कोई आरबीसी है, ठीक है, आपको पता है इसके सतह पे कुछ प्रोटीन्स पाए जाएंगे। अगर मान लेते हैं कि इसके सतह पर ये बी प्रोटीन पाई जा रही है या बी एंटीजन पाया जा रहा है, ठीक है, तो आप कहोगे सर अगर बी एंटीजन है तो आंख बंद करके आप इसका नाम रख दीजिए। क्या रख दीजिए, आप कह दीजिए सर कि ये ब्लड ग्रुप बी है, ये ब्लड ग्रुप बी है। लेकिन अगर मैं ये कह रहा हूँ कि केवल एक ही एंटीजन की बात नहीं है, यहाँ पे एक एंटीजन और पाया जाता है जिसका नाम है RH, इस पे RH एंटीजन भी पाया जा रहा है, तो आपको सर अगर RH एंटीजन भी आ गया तो इसको फिर आप पॉजिटिव बोलना पड़ेगा, तो ये हमारा जो ब्लड ग्रुप बनेगा वो क्या हो जाएगा, बी पॉजिटिव हो जाएगा। तो आप कहोगे सर फिर ये निगेटिव वाले क्या होता है, तो निगेटिव का मतलब है जहाँ पे RH फैक्टर या RH प्रोटीन या RH एंटीजन नहीं पाया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं मान लेते हैं कि मैंने यहाँ पे एक और बनाया ऐसा, आपका एक आरबीसी और बनाई मैंने यहाँ पे। ठीक है, ये जो आरबीसी है इसके सरफेस पर मान लेते हैं, इसके सरफेस पे एंटीजन पाया जा रहा है ए बी पाया जा रहा है, एंटीजन ए बी पाया जा रहा है। तो इसका ब्लड ग्रुप आप क्या रखोगे, आप कहोगे सर आपने अभी तो बताया कि अगर एंटीजन ए बी है तो ब्लड ग्रुप क्या है, तो ब्लड ग्रुप ए बी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इस पर कोई RH फैक्टर नहीं है। अभी तक मैंने बोला कि इस पर भी RH फैक्टर था, RH एंटीजन था, इस पर भी था, लेकिन मैं कह रहा हूँ इस पर कोई RH एंटीजन है ही नहीं। अगर कोई RH एंटीजन नहीं है, अगर यहाँ पे किसी भी तरह का कोई RH एंटीजन हमें देखने को नहीं मिल रहा है, RH एंटीजन नहीं देखने को मिल रहा है, तो आप कहोगे सर अगर RH एंटीजन नहीं है फिर तो एक काम करना पड़ेगा, हमें इसका AB पॉजिटिव नहीं अब AB नेगेटिव करना पड़ेगा।
तो इसका ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, ए बी नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो असल में ये पॉजिटिव नेगेटिव केवल और केवल इतना ही बताता है कि अगर पॉजिटिव है तो उस ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर है, और अगर निगेटिव है तो उस ब्लड ग्रुप में RH फैक्टर नहीं है। ठीक है, एक लाइन में बस आप इतनी बात समझ लीजिए, पॉजिटिव मतलब RH फैक्टर है और निगेटिव मतलब RH फैक्टर नहीं है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि आगे अगर हम देखेंगे तो हमारा जो पूरा का पूरा ब्लड ग्रुप है वो कितना है, 4 है। एक तो ए है, एक तो बी है, एक तो ए बी है, और एक क्या है, ओ है। यानी कि इनकी हम 2 कैटेगरीज बना सकते हैं। ये ए है, अगर RH फैक्टर हुआ, अगर RH फैक्टर हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव। अगर RH फैक्टर नहीं है, अगर RH फैक्टर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, ए नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, और समझिए, अगर अगर आर बी में RH फैक्टर है, RH फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगर RH फैक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, बी प्लस, और अगर RH फैक्टर नहीं है तो ये क्या हो जाएगा, बी नेगेटिव। ठीक है, अगर ए बी में RH फैक्टर है तो ये क्या हो जाएगा, ए बी पॉजिटिव। अगर RH फैक्टर नहीं है तो क्या हो जाएगा, ए बी नेगेटिव। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर ओ में RH फैक्टर है तो ओ पॉजिटिव, RH फैक्टर नहीं है तो ओ नेगेटिव। अब आप देख पा रहे हैं हमारे पास कितने ब्लड ग्रुप बन गए, हमारे पास ब्लड ग्रुप बन गए 2 ये, ठीक है, और 2 ये, और 2 ये, और 2 ये। तो आपने देखा कि हमारे पास टोटल कितने बन गए, 8 ब्लड ग्रुप बन गए, 8 ब्लड ग्रुप बन गए। ठीक है, तो हमारे ह्यूमन ब्लड ग्रुप में असल में हमने पूरे ब्लड ग्रुप को 8 ब्लड ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, ए पॉजिटिव, बी ए नेगेटिव, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी नेगेटिव, और आपका ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव। ठीक है, इतनी सी बात मुझे लगता है कि बहुत हद तक आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, नाउ आगे का अगर हम देखेंगे तो आगे हमारे लिए है, ये तो मैंने आपको वो लाइन समझाई असल में जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए। अब फिर से इस पॉइंट पे चलते हैं, जिससे 8 सबसे आम ब्लड टाइप बनते हैं। ठीक है, एबी रक्त समूह की खोज, इसकी खोज कार्ल लैंडस्टेनर ने वर्ष 1900 में की थी। इसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला। तो ये बात भी आप याद रख सकते हैं कि इनको 1930 में इनकी अपनी खोज के लिए एक नोबेल पुरस्कार भी मिला। ठीक है, नाउ यह मानव चिकित्सा में सबसे महत्वपूर्ण रक्त समूह है। यह सिस्टम मुख्य रूप से 2 एंटीजन, मैंने बोल दिया आपको, बता दिए पहले ही, 2 एंटीजन ए और बी और 2 एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी के आपसी तालमेल पर काम करता है। एंटीजन हमेशा आरबीसी की सतह पर होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ये आरबीसी की सतह पे होंगे, जबकि एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाए जाते हैं, और जबकि जो एंटीबॉडी होते हैं वो आपके प्लाज्मा में मिलते हैं। ठीक है, अब यही एंटीबॉडी और अगर एंटीजन और एंटीबॉडी अगर रिएक्शन कर जाते हैं तो ब्लड का थक्का बन जाता है। ठीक है, और अगर नहीं करते हैं तो ब्लड का ट्रांसफ्यूज़न सेफली हो जाता है। ठीक है, तो ये बातें आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे चलते हैं। एबी को सर्वग्राही कहा जाता है क्योंकि इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, जिससे यह किसी भी रक्त के खिलाफ रिएक्शन नहीं करता है। अब ये जो सर्वग्राही है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट बोलते हैं इसको। रिसिपिएंट का मतलब होता है जो कि किसी चीज़ को ग्रहण कर रहा है। ठीक है, ये जो AB होता है ना, ब्लड ग्रुप AB, ये असल में क्या करते हैं, इनके क्योंकि इनके अंदर किसी भी तरह का कोई एंटीबॉडी नहीं होता, ये बात हमने पहले देखी, इसने ये बोला ना, क्योंकि इसके प्लाज्मा में कोई एंटीबॉडी नहीं होता है, कोई एंटीबॉडी नहीं होता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या बोला आपसे कि ये है ब्लड ग्रुप AB और इसमें आप देख पा रहे हैं कोई भी एंटीबॉडी बना है क्या, नहीं बना है। अगर कोई एंटीबॉडी नहीं बना है तो ये किसी भी ब्लड ग्रुप से आसानी से ब्लड को ले सकता है, क्योंकि जब एंटीबॉडी है ही नहीं, तो मैंने क्या बोला, अगर एंटीबॉडी होता तब तो वो रिएक्ट करता, तब तो वो एंटीजन को मारता, या तब तो एंटीजन से लड़ने आता। जब एंटीबॉडी है ही नहीं तो कोई भी आकर इसको ब्लड दे सकता है, चाहे ए हो, चाहे बी हो, चाहे AB हो, चाहे O हो। इसीलिए ये अपने आप में क्या बन जाता है, यूनिवर्सल रिसिपिएंट। ठीक है, O को सर्वदाता कहते हैं। ठीक है, अब O को सर्वदाता क्यों कह रहे हैं, O के पास कोई एंटीजन ही नहीं है। अगर O के पास कोई एंटीजन नहीं है तो वो किसी के भी अंदर जाएगा तो उसके लिए कोई रिएक्शन ही नहीं होगा, किसी के पास कोई भी एंटीबॉडी हो। जब एंटीजन ही नहीं है
तो रिएक्ट किससे करेगा, ठीक है। इसीलिए वो क्या हो जाता है, सर्वदाता हो जाता है, वो किसी को भी ब्लड दे सकता है, ठीक है। क्योंकि इसकी आरबीसी पर कोई एंटीजन नहीं होता, जिससे इसे किसी भी शरीर में चढ़ाने पर कोई इम्यून रिएक्शन नहीं होता है। दोनों ही बातें एक तरह से देखा जाए तो अपने आप में रिलेट कर पा रहे होंगे आप। एक के प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं, इसीलिए किसी से भी रक्त ले रहा है। एक के पास खुद का कोई एंटीजन ही नहीं है, इसीलिए किसी के भी पास चला जा रहा है, ठीक है। इसी वजह से ओ को हम सर्वदाता बोल देते हैं और ए बी को हम सर्वग्राही बोल देते हैं, ठीक है। ये बातें आपको याद रखनी है। अब इसका भी एक एक्सपेरिमेंटल और एक कह सकते हैं ना कि एक प्रैक्टिकल अप्रोच में आपको दिखा सकता हूँ कि कैसे ये क्या कहते हैं सर्वग्राही है, कैसे ये सर्वदाता है, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि उतना डीप हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। नाउ नेक्स्ट जो आता है हमारे पास वो आरएच ब्लड ग्रुप सिस्टम आता है। ये तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम था जिसको हम लोगों ने देखा, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है आरएच ब्लड, जो कि हम लोगों ने ये भी ऑलरेडी देख लिया है। इसे भी कार्ल लैंडस्नर और एएस वीनर ने 1940 में रीसस मैकॉक, मैंने बोला ना एक रीसस जो मंकी है मैकॉक में खोजा था, इसलिए इसे आरएच फैक्टर कहा जाता है, ठीक है। अब अगर आरबीसी की सतह पर डी एंटीजन मौजूद है, डी एंटीजन या आरएच एंटीजन एक ही बात है, इसी को हम आरएच एंटीजन या डी एंटीजन बोलते हैं। अगर ये आरएच एंटीजन या डी एंटीजन मौजूद है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग आरएच पॉजिटिव बोलते हैं, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। लगभग आप याद रखिए कि पूरे वर्ल्ड में जब हम जाते हैं तो लगभग 85% जो ब्लड है, ब्लड ग्रुप यानी 85% पॉपुलेशन है वो पॉजिटिव ही पाई जाती है, यानी उनमें आरएच फैक्टर देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे ये लिखा है न्यूजीलैंड के लगभग 85% लोगों में आरएच पॉजिटिव ब्लड पाया जाता है। बट आप ये न्यूजीलैंड के हिसाब से नहीं देखिए, ये पूरे वर्ल्ड के हिसाब से देखिए। पूरे वर्ल्ड में लगभग 85% लोग ऐसे हैं जिनमें आरएच फैक्टर पाया जाता है, ठीक है। तो ज़्यादातर लोगों का ब्लड ग्रुप आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव बहुत कम देखने को मिलेगा, ठीक है। नाउ अगर आरएच फैक्टर नहीं हुआ, ठीक है, आरएच, मैं आपको एक बार फिर से बोला, फैक्टर को आप लेकर कंफ्यूज मत होइए। आरएच फैक्टर मतलब वही एंटीजन जो आरबीसी की सतह पर पाया जा रहा है, ठीक है, बस और कुछ नहीं। अगर आरबीसी की सतह पर डी एंटीजन मौजूद नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, फिर आरएच नेगेटिव हो जाएगा। यही तो हम इतनी देर से पढ़ रहे थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें स्लाइड में ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है। जब हम आमतौर पर कहते हैं कि किसी का ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो इसका मतलब है कि उनमें एबीओ सिस्टम का ए एंटीजन और आरएच सिस्टम का डी एंटीजन दोनों हैं। यही तो बात मैंने बताया आपको। ए पॉजिटिव का मतलब क्या बताया मैंने आपको, मैंने यही तो बोला आपको कि ए पॉजिटिव हम क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि इसमें एंटीजन ए है, एंटीजन ए है और आरएच फैक्टर है, ठीक है। इसीलिए तो हम इसको क्या बोल रहे हैं, ए पॉजिटिव बोल रहे हैं। या बी पॉजिटिव क्यों बोलेंगे, बी एंटीजन होगा और आरएच फैक्टर होगा, ठीक है। बी नेगेटिव क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसमें बी एंटीजन तो होगा लेकिन आरएच फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये है हमारा असल में ए एंटीजन और आरएच फैक्टर की ये सारी की सारी कहानी। एबीओ ब्लड ग्रुप हमने समझ लिया, हमने आरएच फैक्टर समझ लिया, आरएच फैक्टर से ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है वो समझ लिया, ठीक है। अब कौन किसको क्या ब्लड दे सकता है, ले सकता है, एक बार मैं वो उसकी एक लिस्ट आपको बता देता हूँ, ठीक है, ताकि हमारा एबीओ वाला जो टॉपिक है ना वो एक्चुअली ख़त्म हो जाए। क्योंकि हमें अभी ये यहाँ से हमारा एमएन स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ पहले हम वो क्लियर कर लें, क्योंकि आपको वो थोड़ा सा बेसिकली उसके लिए भी आपको एक लिस्ट क्या है, मतलब मैं उसको बता देता हूँ ताकि आप एक चीज़ें उसको याद रखिए एक्चुअली, ठीक है। वो आपको याद करने वाली बातें हैं। तो मैं यहाँ पे आपको एक टेबल एक बनाऊंगा आपके लिए, और ये टेबल हमारे पास है एक तरफ ब्लड डोनर की। ये टेबल सबसे आसान है, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं करेगा। ये एक मैचिंग टेबल के जैसा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे कनेक्ट कर पाओगे चीज़ों को। दूसरा कोई भी टेबल होगा तो आपको कंफ्यूज करेगा, इसलिए पहले मैं आपको ये टेबल बना के दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक तरफ होंगे जो ब्लड डोनर है, जो डोनेट कर रहे हैं, ठीक है, रक्तदाता वाला एक टेबल होगा, और एक तरफ होगा ब्लड रिसिपिएंट वाले, ठीक है, ब्लड रिसिपिएंट वाले। ब्लड रिसिपिएंट
यानी कि रक्तग्राही वाले, ठीक है, रक्तग्राही। अब आपको पता है कि हमारे पास चार तरह के ब्लड हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो चार तरह के ब्लड हैं वो कौन से हैं, तो अगर हमने देखा यहाँ पे ओ है, ए है और बी है और लास्ट में ए बी है, ठीक है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे भी कर देते हैं, ओ है, ए है, बी है और ए बी है। सबसे पहले हम बात करते हैं ओ की, ठीक है। ओ को, क्योंकि अभी हमने बोला कि ओ हमारा क्या है, सर्वदाता है। ओ अगर देने बैठा है तो ये सबको दे सकता है अपना ब्लड, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से एक रो निकालूंगा और यहाँ पे, यानी ये इसको दे सकता है। सर्वदाता है तो ये ए को भी दे सकता है, कोई डाउट ही नहीं है। सर्वदाता है तो ये बी को भी दे सकता है, ठीक है। और फिर ये किसको दे सकता है, ए बी को भी दे सकता है। ये ओ का काम फिनिश। अगर ओ डोनर पे बैठा है तो ये आप देखिए कि ये सबको ब्लड दे सकता है, क्योंकि ओ तो क्या है, सर्वदाता है, यूनिवर्सल डोनर है। इसलिए साइड में इसको यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे हमने मेंशन किया, ये क्या है, सर्वदाता है, सर्वदाता, ठीक है। यहाँ पे हम जाएंगे देखेंगे तो ये हमें बेसिकली सर्वदाता दिखाई देगा। नाउ ए की बात करते हैं। ए जो है, ए केवल और केवल किसको दे पाएगा, तो दो को दे पाएगा, ठीक है। ए केवल और केवल दो को दे पाएगा। किसको, ए तो खुद को दे देगा। अगर किसी का ए है तो वो केवल और केवल ए को दे पाएगा, यानी कि ये खुद को दे पाएगा ए, ठीक है। और साथ में किसको दे पाएगा, तो ये ए बी को दे पाएगा, ये ए बी को दे पाएगा। इसी तरीके से अगर हम बी को देखेंगे, अगर हम इस तरीके से बी को देखें तो बी भी क्या करेगा, केवल बी को दे पाएगा और साथ में किसको दे पाएगा, ए बी को दे पाएगा, ठीक है। और अगर हम ए बी की बात करें तो ए बी केवल और केवल किसको दे पाएगा, ए बी को दे पाएगा। अब आपको क्या नोटिस करने को मिली, ये एक चीज़ नोटिस आपको करने को क्या मिल रही है, इस चीज़ को ध्यान से देखिए। आप ए बी को देख पा रहे हैं, ये चारों ब्लड ग्रुप से ब्लड ले रहा है। ओ से भी ले रहा है, ए से भी ले रहा है, बी से भी ले रहा है और ए बी से भी ले रहा है, ठीक है। ए बी वाला थोड़ा मैं कलर चेंज कर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर देगा फिर। यहाँ पे कलर ये कलर ले लेते हैं, चलिए। तो आप देख पा रहे हैं ये चारों ब्लड ग्रुप से रक्त ले पा रहे हैं, इसीलिए तो इसको हम सर्वग्राही बोल रहे हैं, ठीक है। यही तो कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, इसीलिए तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, सर्वग्राही बोल रहे हैं, ठीक है। अब आपको बस ये टेबल, ये मैच द जो टेबल है, इसको मैचिंग टेबल है, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। कौन किसको ब्लड दे सकता है, किससे ले सकता है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। और कोई भी मैं टेबल बनाता ना तो वो आप वहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। अब आप कहोगे सर ऐसा कैसे होता है, ऐसे कैसे आपको पता चला कि एक केवल एक को और ए बी को क्यों दे रहा है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें, तो देखो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे एंटीजन और एंटीबॉडी का ही पूरा खेल है। एंटीजन और एंटीबॉडी अगर किसी के मैच हो जाते हैं तो हमारा जो ब्लड होता है ना वो कोगुलेट हो जाता है, यानी कि उसका थक्का बन जाता है। थक्का मतलब वो जमने लगता है। और अगर एंटीजन और एंटीबॉडी मैच नहीं करता है ना तो ब्लड का ट्रांसफ्यूजन आसानी से हो जाता है, ठीक है। अब आप इनके एंटीजन और एंटीबॉडी को जब मिलाएंगे ना तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये सब के सब आपको अलग दिखने को मिलेंगे। और जब तक ये अलग हैं, एंटीजन एंटीबॉडी एक जैसे नहीं होंगे, जब तक अलग होंगे तब तक आपको ब्लड का ट्रांसफ्यूजन सेफली देखने को मिलेगा, ठीक है। बस इतनी सी ही बात होती है यहाँ पे। अब वो एक एक करके वो सारी चीज़ें हम देखते हैं, बट वो मुझे लगता है कि बहुत ज़रूरत नहीं है, बट आपको ये टेबल तो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये बातें हमारी हो गई। अब ये ए बी ब्लड ग्रुप है, ये एक्चुअली हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सेफली यहाँ पे देख लिया, ठीक है ना। अगर हम अब बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाँ, अगला हमारे पास आता है एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम। मैंने आपको जब ये हम शुरू में जब मैंने आपको क्या कहते हैं किड फैक्टर के बारे में बताया, ठीक है, डफी फैक्टर के बारे में बताया, तो ये सारे के सारे भी जो एंटीजन थे ना उनमें से एक एंटीजन आपका एमएन ब्लड ग्रुप है, ठीक है, या एमएन ब्लड ग्रुप सिस्टम है। तो ये जो इसकी भी खोज ना
आप देख पाओगे कि कार्ल लैंडस्नर और फिलिप लेवन, कार्ल लैंडस्नर और फिलिप लेवन ने 1927 में इसकी खोजा तथा यह सिस्टम बाकी दो से थोड़ा अलग है। इसमें आरबीसी की सतह पर एम और एन नाम के लाइकोटोन एंटीजन होते हैं, ठीक है। तो ये भी तो एंटीजन ही है। एंटीजन मैंने बोला कई तरह के एंटीजन, लगभग मुझे लगता है 6-7 तो नाम मैंने आपको बताई दिए, ठीक है। उन 6-7 में से ये भी एक नाम है एम और एन, ये भी एंटीजन ही है, जाहिर सी बात है एंटीजन है, ठीक है। तो ये लेकिन लाइकोटोन एंटीजन्स होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में तो इनका कुछ लेना देना नहीं है। अगर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में इनका कुछ लेना देना होता तो हम इनको भी स्कूल से ही पढ़ रहे होते। हमें स्कूल से ही पढ़ाया जाता है कि एम एन एंटीजन क्यों होते हैं, क्योंकि जैसे आर एच फैक्टर का लेना देना है इसलिए हमने आर एच फैक्टर पढ़ा, एबीओ का पूरा लेना देना है इसलिए हमने एबीओ को पढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन इनका कुछ लेना देना ट्रांसफ्यूज़न में नहीं है, इसलिए हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बट तो आपके सिलेबस में क्योंकि एम एन लिखा हुआ था इसलिए मुझे ये चीज़ें बतानी पड़ रही, ठीक है। इसके आधार पर 3 फिनोटाइप हैं। अब ये फिनोटाइप एम है, एन है और एम एन है। ये इसका मतलब ये जैसे ए है, ए बी है और ए बी है, ठीक है। ए बी और ए बी है, वैसे ही एम एन और एम एन है, ठीक है। वही एक फिनोटाइप जैसे वहाँ पे 3 बन रहे थे वैसे यहाँ पे भी बन रहे हैं, ठीक है। और एक यहाँ पे ओ करेंगे तो जिन पे ये नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोल देंगे, ओ बोल देंगे। तो एक बात वही आ जाएगी हमारे लिए, ठीक है। जो भी बात कि इंसान का शरीर इन एंटीजन के खिलाफ नेचुरली एंटीबॉडी एंटी एम एंटी एन नहीं बनाता है। यही तो लॉजिक है। अगर एंटीबॉडी बना रहा होता तो हम इसको पढ़ रहे होते, क्योंकि फिर तो ये हमारे ट्रांसफ्यूज़न में ब्लड को ट्रांसफ़र करते वक्त बहुत काम आ जाते हैं। मतलब ये बहुत प्रॉब्लम करते हैं, क्योंकि एंटीजन है लेकिन इनका कोई एंटीबॉडी नहीं बनता हमारे शरीर में। और एंटीबॉडी इसीलिए नहीं बनता है क्योंकि एंटीजन इतने ज़्यादा कह सकते हैं कि डोमिनेंट नहीं होते हैं। जो डोमिनेंट एंटीजन है हमारे वो ए है, बी है और आर एच फैक्टर है। यही 2 एंटीजन जो है हमारे बॉडी में डोमिनेंट करते हैं, इसीलिए हमें उनके अगेंस्ट हमारे बॉडी में एंटीबॉडी बनता है। ये एम और एन इतने पावरफुल एंटीजन नहीं है जिनके लिए हमें एंटीबॉडी बनाने की ज़रूरत पड़े, इसीलिए हमारे बॉडी में इनके प्रति कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनता है। इसलिए ब्लड ट्रांसफ्यूजन के दौरान इस ग्रुप मैचिंग की ज़रूरत नहीं होती। मैंने बोला ना, जब एंटीबॉडी बन ही नहीं रहा शरीर में तो मैचिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि इससे शरीर में कोई गंभीर इम्यून रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है। इन रक्त समूह की खोज ने न केवल चिकित्सा जगत को बदला बल्कि कई अन्य क्षेत्रों में भी बेहद उपयोगी है, ठीक है। अब ये जितने भी रक्त समूह खोजे गए ना, असल में इनकी उपयोगिता आप जब देखेंगे अपना सिलेबस खोलकर तो उसमें रक्त समूह की उपयोगिता के बारे में भी बोला गया, तो इसलिए मैंने ये भी यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि असल में इनकी क्या ज़रूरत है। अब आप सोचिए आज के टाइम में, ठीक है, जहाँ पे मेडिकल की हम बात करते हैं तो वहाँ पे बिना ब्लड ट्रांसफ़र के आप किसी भी इलाज के बारे में आज के टाइम में सोच पाना, आप थोड़ा सा छोटा सा भी सर्जरी कराने जाते हैं ना तो आपको ब्लड ट्रांसफ़र की ज़रूरत पड़ती है। डॉक्टर बोलेगा इतने यूनिट ब्लड तैयार रखो भैया, ठीक है, सर्जरी होने वाली इनकी, अब आप दौड़िए, आप ब्लड का इंतजाम कीजिए, ठीक है। तो ये क्या है, आपने देखा होगा कि कभी भी कोई भी छोटी मोटी सर्जरी भी होनी है ना तो ब्लड की ज़रूरत हमें पड़ती ही पड़ती है। तो अगर ये ब्लड ग्रुप्स के बारे में हमें नहीं पता होगा ना, या नहीं पता होता तो हम कोई भी सर्जरी नहीं कर पाते, ठीक है। करते भी तो बस आंख बंद करके करते कि चलो किसी का भी ब्लड चढ़ाएंगे, अगर काम कर गया तो ठीक है, नहीं तो इंसान तो मरा ही है। तो ये हमारे लिए ब्लड ग्रुप की खोज होना हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आज हम इतना भी मेडिकली जितना भी हम चीज़ों को कर पा रहे हैं ये हमारे लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट है या इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमें ब्लड ग्रुप के बारे में पता है, ठीक है। चिकित्सा और रक्त आधान में ये तो सबसे बड़ी बात है कि चिकित्सा और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न में हमें ये ब्लड ग्रुप असल में बहुत हेल्प करते हैं, ठीक है। गलत रक्त समूह चढ़ने पर एग्लूटिनेशन यानी कि रक्त का जो थक्का होता है ना उसी को हम एग्लूटिनेशन बोलते हैं। रक्त का थक्का जमना हो जाता है जिससे आरबीसी नष्ट हो जाती है और मरीज की मृत्यु हो सकती है। अगर आरबीसी शरीर में ख़त्म हो गई तो मृत्यु तो तय है, ठीक। एबीओ और आरएच का सटीक मिलान सर्जरी दुर्घटनाओं और एनीमिया के इलाज में जीवन बचाता है, ठीक है। आपको कोई दुर्घटना हो गई, कोई सर्जरी है तो आपको पता है कि वहाँ पे बिना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। और अगर बिना ब्लड ट्रांसफ्यूजन के काम नहीं चलने वाला है तो वहाँ पे आपने देखा होगा कि इसलिए आपको ज़रूरत क्या है, आपको ज़रूरत है ब्लड ग्रुप्स के, ठीक है। और वो आपको देखने को मिलेगा ए बी और ओ के, और साथ साथ में जो आर एच फैक्टर है आपका वहाँ पे वो भी देखने को मिलता है, ठीक है। नाउ एनीमिक कंडीशन में भी, अगर एनीमिया की भी कंडीशन है तो वहाँ पे भी आपको ये ब्लड ट्रांसफ्यूज़न बहुत ही काम आएगा, क्योंकि अगर आपको ब्लड के बारे में पता है तो आप कहीं ना कहीं चीज़ों को बहुत ईजिली कर सकते हैं, ठीक है। नाउ अब इसमें एक इम्पॉर्टेंस क्या आया, एक ये बीमारी है जिसके बारे में हमें थोड़ा सा चर्चा करनी है, दैट इज़ इसको हम लोग बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस, ठीक है। ये जो आपका एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है ये एक बीमारी है, ये आप कह लीजिए एक डिजीज़ है, या आप कह लीजिए कि एक तरह का
एक एक मेडिकल कंडीशन है जो कि महिलाओं में देखने को मिलती है, खासतौर पे मतलब महिलाओं में देखने को मिलेगी। ये असल में गर्भवती महिलाओं में ये बेसिकली होता है, जहाँ पे एक बच्चा जो पहली बार जब बच्चे को जन्म देती है ना, तो उस समय जो इन्फेक्शन होता है ब्लड का, उसकी वजह से माता में कुछ एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं उस बच्चे के उस ब्लड ग्रुप के अगेंस्ट, ठीक है। तो जब दूसरा बच्चा होता है तो वो एंटीबॉडी जो ऑलरेडी माता के अंदर बने हुए हैं, वही एंटीबॉडीज़ क्या करते हैं, वो जो नया बच्चा जन्म ले रहा होता है या जो नया बच्चा उनके गर्भ में बढ़ रहा होता है, वो उसको क्या कर देते हैं, डेड कर देते हैं, ठीक है। क्योंकि वो रिएक्ट कर जाते हैं, वो उनका इम्यून सिस्टम उनको मारने की कोशिश करता है, क्योंकि उनको लगता है कि कोई बाहरी है, ठीक है। जबकि वो बच्चा उनके अंदर ही डेवलप हो रहा है, बट उनको एंटीबॉडीज़ को इतना कुछ आइडिया नहीं है, उनको केवल और केवल वो एंटीजन देखना होता है। अगर वो एंटीजन दिख गया तो वो उसको मारने की कोशिश करेंगे, तो वो चाहे उनके बच्चे का, खुद के बच्चे का हो या किसी का भी हो, ठीक है। तो जब वो देखते हैं तो वो बच्चा क्या होता है, जो सेकंड बच्चा होता है वो हमेशा डेड हो जाता है, ठीक है। तो उनको पहला बच्चा तो उनका सेफ होगा, बट जो सेकंड बच्चा होगा या सेकंड चाइल्ड होगा वो हमेशा डेड हो जाता है। इसी कंडीशन को हम बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटिलिस, ठीक है। अब इसको यहाँ पे ये कैसे लिख रहा है, यह आरएच फैक्टर से जुड़ी एक गंभीर स्थिति है जो गर्भावस्था के दौरान होती है, ठीक है। यदि पिता आरएच पॉजिटिव हो और माता आरएच निगेटिव हो तो होने वाला शिशु आरएच पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। अब यही जो कंडीशन है यही इंपॉर्टेंट है, ये पिता आरएच पॉजिटिव होना चाहिए और माता आरएच निगेटिव होनी चाहिए, ठीक है। अगर पिता आरएच पॉजिटिव है, माता आरएच निगेटिव है और शिशु क्या हो गया है, आरएच पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो ये कंडीशन ही असल में क्या लेकर आता है, ये लेकर आता है एरिथ्रोब्लास्टोसिस की कंडीशन, ठीक है। बच्चा कैसा हो गया, आरएच पॉजिटिव हो गया, ठीक है। माता क्या थी, आरएच नेगेटिव है। अब एक बात बताइए, बच्चा आरएच पॉजिटिव है और माता आरएच नेगेटिव है। अभी बच्चे और माता की जो ब्लड है ना, वो दोनों मिक्स नहीं है, ठीक है। मिक्स कब होते हैं, जब डिलीवरी होती है ना, तो डिलीवरी के टाइम पर आपने देखा होगा बच्चों की जो नाल होती है ना, वो काटी जाती है, ठीक है। और आजकल तो सीजरन, आपने देखा होगा कि आजकल तो ज़्यादा डिलीवरी सीजरियन होते हैं, यानी कि ऑपरेशन से होते हैं, सर्जरी से होते हैं। तो जब सर्जरी से आप ऑपरेशन कर रहे होते हैं और बच्चों का भी वहाँ पे ब्लड हो रहा होता है, तो कहीं ना कहीं बच्चों का ब्लड और माता का ब्लड मिक्स हो जाता है। अब आप सोचिए, माता का ब्लड आरएच नेगेटिव है और बच्चे का आरएच पॉजिटिव है, तो बच्चे का ब्लड माता के लिए तो फॉरेन हो गया, बाहरी हो गया ना, क्योंकि ये तो आरएच नेगेटिव वाला था और इस बच्चे के पास आरएच पॉजिटिव है। तो अगर ये ब्लड फ्यूज़ हो गया, अगर बच्चे का ब्लड माता में आ गया, तो इसकी शरीर में एंटीबॉडी बन जाते हैं, किसके शरीर में, माता के शरीर में, ठीक है। अब ये जो एंटीबॉडी हैं, अब इस बच्चे को तो नुकसान इसलिए नहीं पहुंचाते हैं क्योंकि बच्चा एक तो पहली बार डिलीवर हो चुका है, दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे के लिए ये अभी वो इतने एक्टिव नहीं होते हैं। ये जो एंटीबॉडी यहाँ पे बनाते हैं वो आईजीएम एंटीबॉडी बनाते हैं। आईजीएम एंटीबॉडी जो होता है वो असल में लार्जेस्ट एंटीबॉडी में से एक होता है, ठीक है। तो ये जो एंटीबॉडीज होती हैं लार्जेस्ट, तो यहाँ पे जो एंटीबॉडीज होती हैं वो बेसिकली आपकी आईजीएम वाली बनाते हैं पहली कंडीशन में। तो यहाँ पे मदर का बच्चों से ट्रांसफ्यूज़न नहीं हो पाता है, ठीक है, इसलिए बच्चा सेफ रह जाता है। एंटीबॉडीज ट्रांसफ्यूज़न नहीं कर पाती हैं क्योंकि वो जो प्लेसेंटा होता है, जो माता और बच्चे के बीच में होता है, जैसे मान लीजिए ये माँ का पेट है, ठीक है, और ये बच्चा इसमें यहाँ पे बड़ा हो रहा है या बड़ा हुआ है, ठीक है। मैंने ये बोला कि इनके बीच में ब्लड का ट्रांसफ्यूजन नहीं हो पाता है क्योंकि ये बीच में प्लेसेंटा होता है, ठीक है। बीच में प्लेसेंटा की एक लेयर होती है, इसकी वजह से माता का ब्लड बच्चे में नहीं आ पाता है और बच्चे का ब्लड माता में नहीं जा पाता है। लेकिन डिलीवरी के टाइम पे ये कहीं ना कहीं चीज़ें टच हो जाती हैं, कहीं ना कहीं ब्लड का ट्रांसफ्यूजन थोड़ा बहुत हो जाता है, जिसकी वजह से माता के ब्लड में ये जो एंटीबॉडी एम होता है ना, ये बन जाता है। लेकिन पहले बच्चे में क्या होता है, ये एंटीबॉडी आईजीएम जो होता है ये लार्जेस्ट होते हैं, ये साइज में सबसे बड़े होते हैं, लार्जेस्ट साइज़ के होते हैं। तो पहले बच्चे में तो ये प्लेसेंटा को पार करके नहीं जा पाते हैं, लेकिन ये याद रखते हैं कि ये आरएच पॉजिटिव वाला हमारे लिए क्या है, फॉरेन है। अब सोचिए अगर यही माता का दूसरा गर्भ धारण जब होगा तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम होगी कि इनको याद रहता है कि ये आरएच पॉजिटिव वाला बच्चा क्या होगा, आरएच पॉजिटिव होगा। अगर आरएच पॉजिटिव होगा तो इनके माता के ब्लड में क्या बनता है और क्या बन चुका है, ऑलरेडी एक एंटीबॉडी बन चुका है, लेकिन ये लार्जेस्ट वाले बने हुए थे।
दूसरी बार क्या करता है वो एंटीबॉडी, वो कहता है कि अच्छा मैंने तुम्हें पहली बार तो पहचान लिया था, लेकिन उस समय पे मैं तुम्हें कुछ नहीं कर पाया, लेकिन इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। इस बार वो क्या करता है, वो इस बार आईजीजी बना देता है। और ये जो आईजीजी है ये स्मॉलेस्ट एंटीबॉडीज होती हैं, एंटीबॉडी होती हैं, ठीक है। और ये माता के प्लेसेंटा से बच्चे में एंटर कर जाते हैं। ये आईजीजी माता से बच्चे में बहुत आसानी से ट्रांसफ्यूज कर जाते हैं, और जैसे ये एंटीबॉडी बच्चे के पेट में आएंगे या बच्चे के शरीर में आएंगे, ये बच्चे को क्या कर देंगे, किल कर देंगे, बच्चे को डाई कर देंगे, ठीक है। इसलिए दूसरा बच्चा कभी भी पैदा नहीं हो सकता है अगर एरिथ्रोब्लास्टोसिस की कंडीशन होगी तो। लेकिन ये अभी कुछ समय तक ऐसा हम बोल सकते थे। अब क्या होता है, अब हम इसका भी ट्रीटमेंट कर पाते हैं, ठीक है। हम इसके ट्रीटमेंट के लिए कुछ पर्टिकुलर इंजेक्शंस आती हैं, वो इंजेक्शन देकर हम इन आईजीजी यानी इन जो एंटीबॉडीज़ को इनको कुछ टाइम के लिए सप्रेस कर देते हैं, और आसानी से बच्चे का जन्म हो जाता है। माने कि जब तक बच्चे का डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक उनको वो इंजेक्शन देते हैं, और जिससे वो बच्चा जन्म ले लेता है और ईजिली वो डिलीवरी भी आसानी से हो जाती है। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस की कंडीशन बस हमें पहचानना होता है, इलाज इसका फिलहाल हो जाता है बहुत आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। प्रसव के समय शिशु का थोड़ा सा रक्त माता के शरीर में प्रवेश कर जाता है, जिससे माता का शरीर RH नेगेटिव एंटीबॉडी बनने लगता है, ठीक है। पहले डिलीवरी तो सुरक्षित हो जाती है, लेकिन दूसरी गर्भावस्था में यदि शिशु फिर से RH पॉजिटिव हो तो माता का एंटीबॉडी प्लेसेंटा गर्भनाल को पार करके शिशु की लाल रक्त कोशिकाओं को नष्ट करने लगती है, ठीक है। यही बात है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है यहाँ पे। उपयोगिता क्या है इस स्थिति से बचने के लिए, प्रसव, ये प्रसव है एक्चुअली, ठीक है। प्रसव के 72 घंटे के भीतर माता को एंटी-डी यानी कि एंटी-डी जो RH का वो है ना फैक्टर है जो, ठीक है, वो उसका मैंने बोला ना कि उसका एक RH नेगेटिव का जो आपका जो फैक्टर है उसको उसके लिए एक इंजेक्शन हमें लगाना पड़ता है, ठीक है, जिससे शिशु सुरक्षित रहता है। तो ये हुआ एरिथ्रोब्लास्टोसिस में उपयोग। अगर हमें ब्लड ग्रुप AB या RH फैक्टर के बारे में नहीं पता होता तो हम कभी इस बीमारी का इलाज नहीं कर पाते, ठीक है, लेकिन हमें पता है इसलिए हमारे लिए बहुत उपयोगी हुआ, ठीक है। दूसरा है फॉरेंसिक साइंस और कानूनी मामलों में भी आपने देखा होगा कि ब्लड ग्रुप की हमें बहुत ज़रूरत पड़ जाती है, RH फैक्टर की बहुत ज़रूरत पड़ जाती है। पितृत्व विवाद हो, यदि बच्चों के माता पिता को लेकर कोई विवाद हो तो रक्त समूह के आनुवांशिक पैटर्न के आधार पर यह तय किया जाता है कि माता पिता नहीं हो सकते हैं, कौन है या कौन नहीं हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि अब इसके लिए ज़्यादा सटीक DNA फिंगरप्रिंटिंग हम कर लेते हैं, ठीक है। ब्लड से तो हम हो सकता है कि चीज़ों को ना पकड़ पाएँ, लेकिन हमने कहीं ना कहीं DNA फिंगरप्रिंटिंग से तो पता कर ही सकते हैं। एमएन सिस्टम की भूमिका, चूँकि एमएन एंटीजन बहुत स्थिर होते हैं इसलिए पुराने फॉरेंसिक मामलों और मानव शास्त्रीय अध्ययनों में नस्लों और आबादी के इतिहास को ट्रैक करने में एमएन सिस्टम बहुत उपयोगी है, ठीक है। एमएन सिस्टम किस में उपयोगी है, एमएन सिस्टम असल में हमारे जो मानव जो कह सकते हैं मानव की जो कह सकते हैं जो विकास है, मानव का जो विकास मानव, क्योंकि ये एमएन जो एंटीजन है वो बहुत पुराने एंटीजन है जो ब्लड में पाए जाते हैं या आरबीसी में पाए जाते हैं, तो ये मानव के विकास को, उस विकास को असल में ट्रैक करने में हमें मदद करते हैं, ठीक है। तो ये बातें हमें यहाँ पे याद रखनी है। अपराध जांच में अपराध स्थल पर मिले रक्त के नमूनों से संदिग्धों को शॉर्ट लिस्ट करने में ABO और RH ग्रुपिंग प्राथमिक स्तर पर बहुत काम आती है, ठीक है। तो इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। ये असल में हमारे आज का जो है वो टॉपिक था, वो है हमारा ब्लड ग्रुप, और ब्लड ग्रुप को हमने डिफाइन कर लिया है AB और O को, साथ में RH फैक्टर को देख लिया, साथ में थोड़ा बहुत MN के बारे में देख लिया, जो कि हमारे लिए ज़रूरत थी वो हमने उतना देख लिया, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको सबसे पहले तैयार करनी है, उसके बाद जो भी क्वेश्चन होंगे वो आपको लगाने हैं यहाँ पे, और ज़्यादा मुझे लगता है कि डिटेल में उतना डीप जाके मेडिकली जो भी चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, और आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा MCQs लगाने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो इस लेक्चर से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, ठीक है। इसी तरह से अपने पढ़ाई को रूटीनली आप कॉन्टीन्यूसली बनाए रखिए ताकि आपका रिज़ल्ट काफ़ी बेहतर हो, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।